एक चार्ट और ले लेते हैं, चार्ट नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड वाले केस को एक बार देखने की कोशिश करते हैं। ये फीमेल है, 25 जुलाई 86 का बर्थ है, 2 बजे दोपहर का। मार्च 2016 में 2016 में ट्रांजिट जुपिटर वाज ट्रांजिटिंग ओवर नेटल वीनस इन द साइन ऑफ लियो एंड ट्रांजिट वीनस वाज ट्रांजिटिंग ओवर नेटल जुपिटर इन द साइन ऑफ एक्वेरियस। दोनों ने ट्रांजिट किया एक दूसरे के अपोजिट। जब ये एक दूसरे के अपोजिट थे तो बीच में देवर क्रॉसिंग ईच अदर द राहु केतु एक्सिस, ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या कहा था कि राहु केतु जब एक्सिस आती है तो वो प्लैनेट्स जो आप इन्फ्लुएंस में फोकस कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। ट्रांजिट मार्स और सैटर्न, दे वर ऑल्सो मूविंग ओवर नेटल मार्स एंड नेटल सैटर्न इन द स्कॉर्पियो। तो यानी कि यहाँ पे सैटर्न, नेटल सैटर्न कहाँ पे बैठे हुए हैं? स्कॉर्पियो में ही है। और नेटल मार्स जो है वो भी अगर रेट्रोग्रेशन को लोगे तो कहाँ मिलेगा? स्कॉर्पियो में मिलेगा। और ट्रांजिट में भी मार्स एंड सैटर्न दे वर ट्रांजिटिंग इन द फर्स्ट हाउस इटसेल्फ इन द स्कॉर्पियो साइन। और मार्स किसको रिप्रेजेंट करता है फीमेल के चार्ट में? स्पाउस को, यस, हस्बैंड को। और वीनस किसको रिप्रेजेंट करता है? रिलेशनशिप को। तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर दिख रही है कि इस पूरी सिचुएशन में रिलेशनशिप तो सीवियर एफ्लिक्शन में आएगी। हमने मार्च 2016 बताया था ट्रांजिट को देख के, तो इन्होंने भी यही बोला कि आई गॉट डिवोर्स नोटिस फ्रॉम माई हस्बैंड इन द मंथ ऑफ मार्च। हस्बैंड कौन है? मंगल। सैटर्न कौन है? लीगल। तो लीगल नोटिस आएगा इस पर्टिकुलर केस के अंदर, क्योंकि वो कहां पे आ गया? बिल्कुल एक्सिस के जस्ट 90 डिग्री अपोजिट आ गए। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं, चलो इसी मैरिज से रिलेटेड। 24th और 25th ईयर कौन से साल में पड़ेगा? क्योंकि इसका बर्थ है 86 का, तो 86 में 14 तो ये हो गए। अप्रॉक्सीमेटली अगर देखें तो आप 2011 के आसपास, 2011 में 25th ईयर आएगा। 25th ईयर उसमें आएगा। और कहाँ पे आएगा? मार्स के एरिया पे। मार्स जो है मेल को दिखाता है, उसके हस्बैंड को दिखाता है। वीनस जो है 7th हाउस का लॉर्डशिप लेकर बैठा हुआ है। मंगल क्या है? लग्न है। लग्न का मालिक जब 7th हाउस को देखेगा तो मैरिज कराएगा नहीं कराएगा? और अगर आप मार्स के रेट्रोग्रेशन को थोड़ी देर साइड में भी रखोगे तो क्या करेंगे आप? वो वीनस के साइन में आता है और हाउस के जस्ट अपोजिशन में आता है। तो ये मैरिज का पीरियड था, तो अराउंड 2011। तो यहाँ पे अप्रैल 2011 में इस लेडी की मैरिज हुई थी। 2016 में व्हेन शी वाज अराउंड 30 इयर्स, तो मैरिज का डिवोर्स नोटिस आ गया। नेटल जुपिटर, नेटल जुपिटर से 2nd हाउस में मून है और वीनस है 7th में। ये दोनों फीमेल प्लैनेट क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपको? जुपिटर किसको सिग्निफाई करता है? जुपिटर हमेशा सिग्निफाई करता है प्रोजेनी को, चाइल्ड को, चाइल्ड बर्थ को। जुपिटर से 2nd हाउस में अगर फीमेल प्लैनेट बैठा हुआ है और जुपिटर जो है रिलेशनशिप वाले प्लैनेट वीनस को देख रहा है जो कि फीमेल है, तो क्या जुपिटर जैसे ही ट्रांजिट करेगा तो नेक्स्ट में जैसे मून से मीटिंग होगी तो क्या वो किसी लड़की का जन्म नहीं करा सकता आफ्टर मैरिज? तो मैरिज के बाद में 2nd ईयर में ही, यानी कि 1 साल जैसे मैरिज का कंप्लीट हुआ, दिस लेडी गॉट अ डॉटर। तो मैं ये बता रहा था आपको कि क्योंकि नेटल जुपिटर जो कि जीव कारक का है और प्रोजेनी को रिप्रेजेंट करता है, 2nd हाउस में फीमेल प्लैनेट बैठा हुआ है और जुपिटर क्योंकि 7th वीनस को देख रहा है, तो यानी कि मैरिज के बाद में जो डॉटर होगी वो कंफर्म दिखती है यहाँ पे, क्योंकि फीमेल प्लैनेट नेक्स्ट बैठा हुआ है मून जो है। 1 साल बाद जैसी मैरिज होगी, 1 साल के बाद में आपका डॉटर हो सकती है। तो ये बात कंफर्म हुई कि यस, डॉटर तो हुई, और वो भी 1 साल के बाद ही हो गई थी। देखिए, मूवमेंट ऑफ ट्रांजिट जुपिटर, जो ट्रांजिट जुपिटर है जब वो मूव करता है नेटल राहु के ऊपर से, जब भी जुपिटर जो है राहु के ऊपर से ट्रेवल करेगा और जब ट्रांजिट सैटर्न ट्रेवल करेगा नेटल केतु के ऊपर से, तो आपको नजर आएगा ना कि प्रॉब्लम होगी, ट्रबल होगी। और राहु केतु एक्सिस किसको? जीव कारक को और रिलेशनशिप को, यानी प्लैनेट यानी मैरिज को सेपरेट आउट कर रही है।
तो प्रॉब्लम्स जो हैं डेफिनेटली मैरिज में तो जरूर नजर आएंगी जब भी सैटर्न यानी कर्म कारक का प्लैनेट राहु के ऊपर से ट्रांजिट करेगा और जीव कारक का केतु के ऊपर से ट्रांजिट करेगा और वाइस वर्सा। इन लॉस के साथ में, बिकॉज जीव कारक का जब चलेगा तो सबसे पहले राहु के पास में आता है ना उसका मूवमेंट। तो जब राहु के ऊपर से आएगा तो राहु किसको रिप्रेजेंट करता है? फादर इन लॉ को रिप्रेजेंट करता है। तो इन लॉस को लेकर कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाएगी। सैटर्न अगर केतु के ऊपर से ट्रेवल करेगा, सैटर्न दिखाता है लीगल इश्यूज को, तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द लीगल इश्यूज वो स्टार्ट हो जाएंगे जैसे सैटर्न 12th हाउस में केतु के ऊपर से ट्रांजिट करने की कोशिश करेगा तो लीगल इश्यूज देने लग जाएगा। और जीव कारक का जुपिटर जो राहु के ऊपर से ट्रेवल करेगा तो वहां पे 6th हाउस जो है वो लिटिगेशंस को दिखाते हैं। तो इसने ये कंफर्म किया कि 2014 में इसकी प्रॉब्लम बहुत सीवियर हो गई थी। तो 2014 का मतलब 28 ईयर्स हुआ ना, तो 28 ईयर्स कहाँ पे आएंगे? 14 और 14 28 28 ईयर्स में 28 ईयर्स हो गए 24 25 28 ईयर्स जो है अप्रोक्सीमेटली नेटल जुपिटर के ऊपर का टाइम बता रहे हैं। 28 ईयर्स में प्रॉब्लम से स्टार्ट हो सकती हैं यहाँ से, क्योंकि केतु की एस्पेक्ट भी आती है और रिलेशनशिप वाला जो प्लेनेट है वीनस वो जुपिटर को एस्पेक्ट करता है। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे आएंगी हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली? जब जुपिटर ट्रांजिट करेगा राहु के ऊपर से, यानी कि आफ्टर 2 ईयर्स। तो एज पर अस 2016 बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हर, ठीक है। और जुपिटर जब ट्रांजिट करेगा जेमिनी साइन में, और जेमिनी साइन में तो ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी। क्यों? क्योंकि उस समय जुपिटर जो है रेट्रोग्रेड मार्स से जस्ट 7th होगा, तो इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई देती है हमारे को। थोड़ा बहुत टाइम का जरूर रहा है इसमें जो है डिफरेंस, लेकिन प्रॉब्लम्स तो बहुत क्लियर नजर आई थी। तो रिलेशनशिप इशू क्रॉप अप हुए, और मार्स जो है जो हस्बैंड का कारक है तो वहां पे इश्यूज आएंगे, क्योंकि मंगल एंड मरकरी भी वो भी फ्रेंड नहीं है ना आपस में। तो जैसे कि आपको बता रहा था कि जैसे मार्स जो है हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है लेडी के चार्ट में, और जुपिटर इज प्लेस 7th टू द वीनस। तो जुपिटर को भी आप हस्बैंड की तरह से ट्रीट करेंगे इसमें, क्योंकि जुपिटर भी ना लेडी के चार्ट में, फीमेल चार्ट में उसके हस्बैंड का कारक होता है। उस जुपिटर के 2nd हाउस में मून है और 3rd में राहु है और वीनस 7th में बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो हस्बैंड होगा वो डोमिनेटेड होगा बाय हिज मदर एंड हिज सिस्टर, ठीक है, क्योंकि फीमेल प्लैनेट जुपिटर के नेक्स्ट में बैठा हुआ है। तो मदर और कोई सिस्टर हो सकती है जो डोमिनेट करेगी, और जिसके वजह से रिलेशनशिप्स में खराबी आने की संभावना इसमें दिखाई देती है एज ए फर्स्ट प्लेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया हमने कि क्या तुम्हारी ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं मैरिज में, क्या इसमें आपके हस्बैंड की मदर या उसकी सिस्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट रहा है इसके अंदर? तो मदर एंड सिस्टर का इन्वॉल्वमेंट तो दिखता है। शी सेड कि सिस्टर तो नहीं, बिकॉज ही हैज नो सिस्टर्स, लेकिन उसके मदर का इन्वॉल्वमेंट है। मदर ने सारी सिचुएशंस को खराब करने की कोशिश करी है। पहली बात तो यह है कि जुपिटर इज सिचुएटेड फ्रॉम द मदर्स हाउस, यानी अपना ओन हाउस से 12th में बैठा हुआ है जुपिटर, ठीक है। और जुपिटर इज एस्पेक्टेड बाय द एनिमी प्लैनेट वीनस। तो रिलेशनशिप में इशू तो दिख रहे हैं क्लियरली, ठीक है ना। और चंद्रमा यानी मदर से इन्फ्लेक्शन में आएगा रिलेशनशिप। क्यों? बिकॉज 2nd हाउस इज 8th हाउस फ्रॉम द 7th। समझ रहे हो मेरी बात से? 7th हाउस जो है, जो रिलेशनशिप का हाउस होता है, आपके मैरिज हाउस है, तो वहां से 2nd हाउस कौन सा होता है? 8th हाउस होता है। और 8th हाउस क्या होता है? डेथ का होता है। यहाँ पे डेथ होगी किसकी? रिलेशनशिप की डेथ होगी। तो जब चंद्रमा वीनस से 8th में बैठा हुआ है तो चंद्रमा विल क्रिएट अ प्रॉब्लम टू द वीनस, दैट मीन रिलेशनशिप को ब्रेक करने का काम करेगा। तो मदर के वजह से रिलेशनशिप्स ब्रेक होंगी। अब अगर हम बात करें जुपिटर और मार्स की, जुपिटर हैज रेट्रोग्रेड मार्स इन द 11th, और मार्स रिप्रेजेंट करता है यंगर को। तो कैन वी से दैट कि क्या आपके हस्बैंड के छोटा भाई है? तो यस, आंसर वाज यस, छोटा भाई है या हस्बैंड के, यानी कि उसका जो देवर होता है वो है। तो जुपिटर और मार्स की रिलेशनशिप से आप हस्बैंड के ब्रदर के बारे में निकाल लिया। जुपिटर जो है, जो कि उसके हस्बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, इज इन द रेट्रोग्रेड पोजीशन।
और रेट्रोग्रेड पोजीशन जब भी होती है वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के साथ में पेंडिंग कर्मास को कनेक्ट करती है। और क्योंकि अब इस लाइफ के अंदर अगर कोई भी डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं उसकी मैरिज के अंदर, कोई भी डिफिकल्टी आ रही है, तो इसका मतलब रिलेशनशिप इज नॉट इन दिस लाइफ, इट इज ए ओल्ड पेंडिंग रिलेशनशिप जिसको अब सीवर होगी वो। जुपिटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हस्बैंड को, रेट्रोग्रेड है, एंड जुपिटर हैज मून इन द सेकंड इन द वाटरी साइन, राहु इन द थर्ड। तो बिकॉज ऑफ रेट्रोग्रेशन जुपिटर विल मूव बैक टू इट्स डेबिलिटेशन साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जुपिटर अब कैप्रिकॉर्न हो जाएगा, उस कैप्रिकॉर्न में जाएगा तो डेबिलिटेट हो जाएगा। और जुपिटर से नेक्स्ट साइन में कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा क्या दिखाता है? वाटर को दिखाता है, पानी को। और 12th साइन क्या दिखाता है? वाटरी साइन है। तो इसका मतलब यह है कि जो हस्बैंड कोई डेबिलिटेशन में गया तो वो ये दिखा रहा है कि हस्बैंड के पानी में डूबने की संभावना दिखाई देती है ना। हस्बैंड कैप्रिकॉर्न में गया और उसके नेक्स्ट में जो है पाइसिस के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है, पानी को दिखाता है, ठीक है। या फिर जुपिटर का फैमिली मेंबर भी हो सकता है, क्योंकि जुपिटर से नेक्स्ट में चंद्रमा भी है, ठीक है, वाटरी साइन तो जरूर है, लेकिन सेकंड हाउस रिप्रेजेंट द फैमिली ऑल्सो। तो या तो जुपिटर हिमसेल्फ यानी कि ही हिमसेल्फ और वन ऑफ हिज फैमिली मेंबर उसके पानी में डूबने की डेंजर संभावना दिखाई देती है। और अगर मार्स को हस्बैंड कंसीडर करते हैं तो मार्स इज ऑल्सो रेट्रोग्रेड। और जब वो मार्स रेट्रोग्रेड है तो उसके अपने एनिमी प्लैनेट यानी इनिमिकल प्लैनेट जो कि रेट्रोग्रेड सैटर्न है वो उसके 12th में बैठा मिलेगा। और केतु वो 11th में बैठता है, ठीक है। और 12th हाउस किसको दिखाता है? हाइट्स को दिखाता है, ऊंचाई को। तो ऊंचाई से गिर के चोट लगने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि केतु किसी भी चीज को कट को दिखाता है मंगल की तरह से। तो यानी कि कोई ना कोई कट लग जाए, टूट फूट हो जाए, चोट फूट लग जाए, एंड इवन इन द वर्स्ट केस सिनेरियो इट कुड बी अ डेथ एज वेल। यानी कि ऊंचाई से पानी में गिर के डेथ, या फिर ऊंचाई से गिरकर डेथ, या ऊंचाई से गिर के कहीं चोट लगना, वो सारी संभावना बनती है। ये संभावना बनती है ईदर फॉर हिमसेल्फ और एनी ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स। तो इसलिए ये क्वेश्चन जब पूछा गया तो उसने बोला कि हाँ, उसने बोला कि मेरा हस्बैंड जो थे जब वो बचपन में थे, छोटे चाइल्डहुड एज में थे, तब वो एक बार पानी में डूबे, बच गए, पानी में डूबे जरूर। तो यानी कि पानी में डूबने वाली बात ये कुछ हद तक सही निकली। और अगर हस्बैंड का चार्ट देखेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि वो पानी में डूबकर बचे क्यों। हो सकता है कि उसके चार्ट में कोई ऐसा प्लैनेट रहा हो जो बचा के ले गया हो उसको, बट लेकिन पानी में डूबा जरूर। यहाँ से जो हमें चीजें दिख रही थी वो पानी में डूबने की दिख रही थी, तो वो हुआ। मदर इन लॉ किससे रिप्रेजेंट होती हैं? तो मदर इन लॉ जो है वो मून से, चंद्रमा से रिप्रेजेंट हो रही हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जो माँ है वो कौन सा हाउस है? 4th हाउस है, ठीक है। 4th हाउस क्या है? मदर को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी माँ की बात आएगी तो चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट आएगा ही आएगा। चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? वीनस से 8th में बैठा हुआ है। और 8th में बैठ के क्या दिखाएगा? 8th में बैठ के रिलेशनशिप इश्यूज दिखाएगा। मंगल की एस्पेक्ट आ रही है, ठीक है। 8th हाउस वैसे भी जो है मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो कुल मिलाकर क्या हो गया कि ऐसे में एग्रेशन दिखेगा। मंगल स्वयं सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। सेकंड हाउस किसका बोलते हैं? स्पीच का हाउस होता है, एब्यूजिव लैंग्वेज का हाउस होता है, क्योंकि मदर इन लॉ से सेकंड हाउस में राहु बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं स्पीच रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिसमें रिलेशनशिप सावर होता है। तो रिलेशनशिप में क्या इस लेडी ने कुछ डर्टी वर्ड्स यूज करे? बिकॉज चार्ट किसका देख रहे हैं हम? लेडी का देख रहे हैं। तो हमने बोला कि बिकॉज आपने बोला कि आपकी मदर इन लॉ ने आपको सेपरेट आउट किया, सब कुछ किया, तो क्या आपने अपनी मदर इन लॉ के साथ कुछ मिसबिहेवियर किया? बिकॉज जो फाइटिंग का प्लैनेट है वो मंगल आपके फैमिली हाउस में बैठा हुआ है। तो आप तो झगड़ रही हैं, आप गलत शब्दों का उपयोग कर रही हैं, और मदर के साथ में एस्पेक्ट है तो मदर के साथ में आप झगड़ पकड़ रही हैं। तो उसने कहा कि एक बार जो है मदर इन लॉ ने मेरे लिए गलत शब्दों का उपयोग किया, लेकिन मैंने उनकी तरह से रूड वे में बिहेवियर नहीं किया, मैं साइलेंट रही, ठीक है। और इसलिए साइलेंट रही क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड इसको रियलाइज करें। मेरे मदर इन लॉ की जो इंटेंशन थी वो मुझे मेरे हस्बैंड से और मेरे डॉटर से सेपरेट आउट करने की थी।
और साथ ही साथ उनको पैसे की भी इच्छा। अब जरा इस छोटी सी चीज को देखिए, चंद्रमा से यानी मदर इन लॉ के सेकंड हाउस जो कि स्पीच का हाउस होता है, कौन बैठा है? राहु बैठा है, तो अब्यूजिव लैंग्वेज कराएगा। राहु को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, तो यानी कि उसको सेपरेट आउट कराने के लिए वो पैसे की डिमांड करवा रही थी उससे। किससे? राहु की एस्पेक्ट जा रही है मंगल के ऊपर से, तो मंगल यानी हस्बैंड को इंस्टिगेट कर रही थी उसकी मदर इन लॉ कि आप इससे पैसा ले लीजिए एंड गेट हर सेपरेटेड आउट। जहां पे चंद्रमा बैठा हुआ है वो किसका घर है? बच्चे का घर है, यानी डॉटर का घर है। तो राहु किसको सेपरेट आउट कराएगा? राहु केतु किसको सेपरेट आउट कराएंगे? डॉटर को वीनस से सेपरेट कर रहे हैं और मंगल को भी सेपरेट कर रहे हैं, यानी कि मंगल यानी हस्बैंड और चंद्रमा यानी कि वो जो फिफ्थ हाउस है यानी डॉटर, वो दोनों एक ही तरफ पड़ रहे हैं एक्सिस के, तो यानी कि वो दे आर टुगेदर। यानी कि तू ये डॉटर अपने पास में रख ले और उसको अलग कर दे और उससे पैसा ले ले, पैसा भी ले ले उससे। तो राहु क्या कहता है? पैसा ले लो भैया इससे। तो इस तरह से जो बिहेवियर यहाँ पे चार्ट में दिखाई देता है, एग्जैक्टली वही बिहेवियर उसको दिखाई दिया। उसको कहा कि भाई आपने कहा कि आप तो बड़े शांत, आप कह रही हैं कि आपने बड़ी शांति से सब बातचीत कर ली, ऐसा तो हमें नजर नहीं आता, क्योंकि अगर मंगल आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो सेकंड हाउस में फायरी साइन आ रखा है, सजिटेरियस साइन फायरी है, फायरी साइन में फायरी प्लैनेट बैठा हुआ है और स्पीच के अंदर सेकंड हाउस इज द स्पीच हाउस, स्पीच में हार्शनेस ना आए ऐसा तो संभव नहीं दिखाई देता मेरे को, है ना। डायरेक्टली तो मुझे तो समझ में नहीं आ रही थी ये बात की, वो जैसे वो बोल रही थी कि उसने कोई गलत लैंग्वेज यूज नहीं करी। तो अब ऐसे में दूसरे इंसान को थोड़ा वेटेज देना जरूरी बन जाता है, बिकॉज उसको ये नहीं कह सकते ना आप झूठे हैं आप, तो इसका मतलब है कि हमारी एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस में कोई और चीज होगी जो यहाँ पे सेकंड हाउस से डिनोट हो रही होगी। मार्स जो है इंडिकेट सम इंजरी और सेकंड हाउस रिप्रेजेंट द फेस, माउथ और आई। तो पूछा कि क्या आपके माउथ के ऊपर या आई पे या फेस के ऊपर कोई इंजरी मार्क आया या इंजरी हुई क्या, आपको चोट फोट लगी क्या? तो यहाँ पे कंफर्मेशन मिला कि यस इंजरी है और मार्क है अराउंड माई चिन। ठीक है, तो यानी कि ये बात तो काफी हद तक सही निकली। तो यानी कि अगर कोई ना कोई सिग्निफिकेंस अगर नहीं आ रही है तो दूसरी सिग्निफिकेंस कहीं ना कहीं एक्शन में आएगी, अगर आपकी एनालिसिस सही है। तो मार्स में अगर उसने हार्श स्पीच यूज नहीं करी तो कहीं ना कहीं इंजरी मार्क होगा, मंगल का काम है। लेकिन ये कह देना कि ये लड़की जो है बिल्कुल एग्रेशन नहीं शो करेगी, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आती बात हमारे को। एग्रेशन तो दिखता है ना आपको चार्ट में इसमें, है ना। एग्जैक्टली और वैसे भी शनि मंगल का योग हो रहा है, देखोगे यार आप तो जो है मंगल रेट्रोग्रेड है, शनि केतु का भी योग है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा क्योंकि उसने बोला कि पैसे के लिए मुझे अलग करना चाहते थे, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे भी आया था कि आपकी मदर इन लॉ पैसा कैसे लेंगी, आपको अलग करके पैसा कैसे ले लेंगी, उसको क्या फायदा मिलेगा, कैसे मिलेगा पैसा सेपरेट आउट करके, ये चीज हमारी अनक्लियर रह गई यहाँ पे। क्योंकि राहु दिखा रहा है मनी को, तो दिखा रहा है चंद्रमा इटसेल्फ इज ए कैश, पैसा है, और राहु दिखा रहा है कि भाई अलग होकर के पैसा ले लेंगे, राहु तो चाहिए वो सब चीजें, तो ये तो दिखती तो है, लेकिन ये चीज समझ में नहीं आ रही कि पैसा कैसे मिलेगा उसको, जो है वीनस को अलग करके, रिलेशनशिप को ब्रेक करके उसके मदर इन लॉ को कैसे पैसा मिलेगा। तो इसमें जो है जो जस्टिफिकेशन मिला वो जस्टिफिकेशन को कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। व्हाट शी सेड कि जब तक मैं उसके साथ में जुड़ी हुई हूँ, बिकॉज मदर इन लॉ लिव सेपरेटली, तो मेरे हस्बैंड मदर इन लॉ को मनी पैसा भेज नहीं पाते, और जो भेजते हैं उसको लगता है कि बेटा ज्यादा पैसा दे सकता था मुझे, बट बिकॉज ऑफ हिज वाइफ वो मुझे पूरा पैसा नहीं भेज रहा है, और जब मैं उसकी जिंदगी में नहीं रहूंगी तो सारे पैसे के ऊपर वो अधिकार करके बैठेगी मदर इन लॉ। तो इस तरह से उसने एक्सप्लेनेशन दिया। तो ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकली देखा जाए तो हो सकता है सेकंड में राहु है चंद्रमा से, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। ट्रांजिट जुपिटर जो है नेटल वीनस के ऊपर से लियो साइन में मूव कर रहा था और एस्पेक्ट नेटल राहु के ऊपर आ रही थी, और साथ ही साथ जो ट्रांजिट राहु था वो भी वीनस के ऊपर से जुपिटर के साथ में कंजॉइंट था। कब? अराउंड 2016, जनवरी 16 के करीब। तो राहु जो है नेटल राहु जो है सिक्स्थ हाउस में बैठा हुआ है, तो इंजरी तो दिखाई देती है, यानी प्रॉब्लम तो दिखती है, यानी कि हेल्थ इश्यूज तो दिखते हैं।
दूसरी बात है, वीनस जो है ना स्किन है, सुंदरता होती है किसी भी, और लेडी के लिए तो सुंदरता उसकी स्किन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब राहु जैसा प्लैनेट वहां पे आएगा तो स्किन डिजीज दे देगा, इन्फेक्शन दे देगा, कोई ना कोई स्किन पे स्कार्स दे जाएगा, वो प्रॉब्लम होती है। और दूसरी बात है, यहाँ पे जब जुपिटर आएगा या राहु भी आएगा वीनस के ऊपर, तो नेटल मार्स को आस्पेक्ट आती है और नेटल राहु पे आती है। तो यानी कि दोनों ही हाउसेस जो है कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज तो दिखाते हैं। तो हमने कहा कि क्या आपको कोई इलनेस हुई, कोई प्रॉब्लम हुई अराउंड 2016, कोई इन्फेक्शन हो गया या डिजीज हो गई या इलनेस आई ड्यू टू सम स्किन डिसऑर्डरनेस या स्किन डिजीज में। तो उसने ये कहा कि यस आई सफर्ड विद वायरल फीवर ट्वाइस। वायरस जो है, वायरल फीवर जो है राहु से आता है और किसी से आता ही नहीं है, तो वायरल फीवर दिया। फीवर क्यों दिया? क्योंकि ये जो सन की जो साइन है लियो साइन, ये फायर को दिखाती है, अग्नि को दिखाती है। एंड जुपिटर जैसा प्लैनेट और राहु जो प्लैनेट है वो बूस्टिंग का काम करता है आग के लिए। जुपिटर इज ऑक्सीजन, तो आग जो है कैसे भड़केगी? बिकॉज ऑफ जुपिटर, ठीक है। और हवा जो है वो राहु है, तो राहु जो है उसको और भड़काने का काम करता है। कुल मिलाकर उसको फीवर आई, और कौन सा? वायरल फीवर आया। साथ ही साथ उसने बोला कि मेरे को बैक पेन हुआ और लेग में पेन हुआ। बैक पेन और लेग पेन मुझे इस समय याद नहीं है कि सैटर्न की क्या ट्रांजिट थी। सैटर्न आपके 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो ठीक है, वो भी आपके जॉइंट पेन्स को दिखाता है, सैटर्न का जॉइंट पेन्स को दिखा रहा है ना। जो लेग्स होते हैं ना वो भी सैटर्न से गवर्न होते हैं, तो सैटर्न के थ्रू जो है लेग पेन भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, बैक पेन जुपिटर ठीक है, लेकिन जो पेन है बेसिकली वो 8th हाउस के एक्टिवेशन से होता है, ठीक है। और 8th हाउस के एक्टिवेशन में मरकरी का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। मरकरी इसका रेट्रोग्रेड है, 8th में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है उसका, मार्स से एस्पेक्टेड है, और रेट्रोग्रेड मार्स सैटर्न के साथ में कंजॉइन हो रहा है, तो इसलिए वो पेन दे सकता है। तो ऐसे सिचुएशन बन सकती है, यस। सो ट्रांजिट जुपिटर मूविंग ओवर नेटल वीनस, एनिमी प्लेनेट के ऊपर से ट्रांजिट हो रहा है। और जो ट्रांजिट राहु है वो भी ज्वाइन हो गया। तो 2016 में जब ये बात हो रही है तो इसका मतलब हुआ कि आई थिंक फिर आपकी जो रिलेशनशिप है दैट वुड हैव बीन बैडली सफर्ड नाउ, इजंट इट? तो यस, ऑब्वियसली उस समय वो अपने बैड फेज में थी, रिलेशनशिप पूरी तरह सफर हो चुकी थी क्योंकि राहु का ट्रांजिट हो रहा है। तो ये चार्ट जो है हमने आज जो डिस्कशन किया है, चार्ट नंबर 3, ये प्योरली रिलेशनशिप के बेसिस पे किया है। नई चीज आपको समझ में आई होंगी कुछ देखने के लिए, है ना। प्लानिटी कारकत्वास का, राशिस का, साइंस का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। ट्रांजिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नाड़ी में। बट लेकिन देखो चीजें तो निकलती हैं इसमें, और सही निकलती हैं बिल्कुल, है ना। जैसे जैसे आगे चलेंगे बढ़ेंगे तो आपको और भी ज्यादा फर्दर बहुत अच्छी क्लैरिटी भी आएगी, और भी सुंदर। आप किसी भी प्लेनेट की बात करोगे, कहीं भी बात करोगे किसी भी चार्ट में, तो प्लैनेट्स अगर कंजॉइंट बैठे हुए हैं तो आपको डिग्री का खेल रहता है। लेकिन हमें ये नहीं करना, मैं ये नहीं करूंगा आपके साथ कभी भी कि हर एक चार्ट के अंदर जितने भी रूल्स मैंने आपको सिखाए हैं वो सारे रूल्स हम एक ही चार्ट में अप्लाई कर दें, ऐसा नहीं होगा। आपको हर चार्ट के अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने पहले वाले चार्ट के लिस्ट में कुछ और चीजें बताई, इस वाले में कुछ और चीजें आपको नहीं समझने में आई, तो ये डिफरेंसेस आपको जरूर नजर आएंगे। जो एस्ट्रोलॉजी है ना वो तो एक ओशियन है, समुंदर है। तो आप जिंदगी भर भी एक चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते रहोगे उस व्यक्ति के बारे में, इट विल नेवर एंड। जो कुछ भी आपने आइडेंटिफाई किया है उसके लिए जो प्रिंसिपल्स आपने अप्लाई करे हैं वो क्लियर होने चाहिए। मेरा फोकस है कि जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ उन प्रिंसिपल्स के बेसिस के ऊपर वो आपको समझ में आनी चाहिए।